नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर में बीपीएससी 70वीं परीक्षा होने वाली है सिविल सर्विस की। इसको टारगेट में लेते हुए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बीपीएससी में 38वीं से लेकर के 69वीं तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर आपके सामने उपलब्ध हूँ। यह हर सब्जेक्ट का सेपरेटेड रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और बिहार स्पेस। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हिस्ट्री का एपिसोड 1। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा फोकस है वो हमारा है 70वीं बीपीएससी 2024 जो नवंबर मंथ में होने वाली है, उसको लेकर के ये पहला सीरीज। इसमें हमने कवर किया है प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए लेते हैं प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास का पीवाई की सीरीज में। तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो पहला सवाल है जो पूछा है बीपीएससी ने 64th में 2018 वाले में, उसमें सवाल है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुए। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए दोस्तों वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। क्लियर है। देखिए, किसी भी एग्जाम की औकात अगर आपको जाननी है कि वो एग्जाम कितने लेवल पर खेलता है हमारे साथ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसके 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखिए। बिना दुश्मन की औकात जाने, बिना दुश्मन की ताकत जाने आप अगर उससे लड़ने जाते हैं तो आप हारेंगे। इसलिए पहले दुश्मन की ताकत जानिए। और बीपीएससी में एक खासियत है कि जो वो टॉपिक लेता है उससे सवाल पूछता है और उसी के इर्द गिर्द आसपास सवाल घूमते रहते हैं उसके। आपको विश्वास नहीं है तो चलिए देख लीजिए। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल्स भी इसका देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता है और जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं, जबकि जो नवीनतम खोज हुई है उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो हो सकता है बीपीएससी अगली एग्जाम में आपको 70वीं परीक्षा में यही पूछ ले कि नवीनतम साक्ष्य के आधार पर बता दीजिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग। तो कैल्कोलिथिक युग जो है दोस्तों वो कहा जाता है अपन ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। क्लियर है। थोड़ा सा अपन डिटेल्स देखेंगे। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ठीक है। तांबा मतलब तांबा धातु और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पाषाण युग पत्थर, स्टोन एज, तो तांबा और पत्थर, ताम्रपाषाण युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेते हैं तीसरा सवाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ करता था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु जो सभ्यता था उसमें जो युग है वो क्या है आप बताएं। आद ऐतिहासिक युग है ये। आद ऐतिहासिक मतलब आद और ऐतिहासिक मतलब जिसमें देखिए जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया उसको आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन आद ऐतिहासिक काल में लिखा मिला। सिंधु सभ्यता में कुछ चीजें लिखित साक्ष्य में मिले लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। तो उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, तो हम पढ़ नहीं पाए। तो कहे कि लिखा तो है लेकिन पढ़े नहीं, तो आद ऐतिहासिक काल। देखिए डिटेल्स में हमने यहाँ पे दिया है कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी के कालखंड को आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। क्लियर है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है
क्या है देखिए, तो पक्की ईंट से बनी इमारत, यही विशेषता है, बाकी सब सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो नगर नियोजन था, सड़कें पक्की थी, नालियां पक्की थी, पूरी व्यवस्था एक सिटी के तरह थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था थी और हर जगह अच्छी सड़कें, पक्की सड़कें और ख़राब पानी के लिए अलग नाले, अच्छे पानी के लिए अलग नाले बने हुए थे। कुल मिलाकर कहें कि आज जो शहरी व्यवस्था करते हैं वो व्यवस्था कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय से थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो है लोथल, गुजरात का अहमदाबाद शहर है, जिला है, जहाँ एक नदी बहती है भोगवा नदी, उस नदी के किनारे स्थित है हमारा लोथल, जो उस समय ईरान के साथ भी फारस, जिसका पुराना नाम है, व्यापार में संलिप्त था, क्योंकि वहाँ के मुहर यहाँ और यहाँ के मुहर वहाँ देखे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है भाई। पिछले सवाल देखिए मैंने कहा था कि बीपीएससी टॉपिक से ही घूमता है, तो 67वीं बीपीएससी 2012 प्री में जो ये क्वेश्चन पूछा है, और ये सेम क्वेश्चन है 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011, सेम क्वेश्चन, बस खाली टोन चेंज कर दिया। तो ये बीपीएससी की आदत है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स को अगर आप अच्छे से करते हैं और उसके इर्द गिर्द टॉपिक को करते हैं तो 60-70% बीपीएससी का क्वेश्चन आप ऐसे ही हल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ, जैसे हमारे पुराने समय में खेत में जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था तो टेराकोटा का यूज करते थे हम लोग, जो हल था बैल के ऊपर रख करके टेराकोटा का यूज करते थे। तो वो जो टेराकोटा है वो बनावली से मिली है। कहाँ से मिली है? बनावली से। तो टेराकोटा का जो हल है वो बनावली से मिली है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान? काफी बार ये सवाल रिपीट हुआ है बीपीएससी में, जूते हुए खेत का निशान मिला है, तो यानी कि खेत जूता हुआ मिला। ये निशान हड़प्पा के किस नगर में मिला? तो वो मिला है कालीबंगा। कहाँ मिला भैया? कालीबंगा में। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और जो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, वहीं पर जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए हमारा सवाल पूछ रहा है नहीं थे, तो ये भाई साहब आर.डी. बनर्जी साहब थे, के.एन. दीक्षित साहब भी थे। आगे बढ़ते हैं, एम.एस. वत्स भी थे और बी.ए. स्मिथ नहीं थे, क्योंकि ये हिस्टोरियन रहे, इतिहासकार रहे, तो ये नहीं थे। आपको भी पता है कि 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा सर्वेक्षण किया और 1927 से वर्ष 1933-34 में मधुस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा। अगर पुरातात्विक इतिहासों को खंगाला जाए तो जो बी.एस. स्मिथ साहब थे वो हमारे हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित तो नहीं थे, लेकिन वो भारतीय विद या कला और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है, क्यों है भैया? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा डिटेल्स इसका भी देखते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले। इस अभिलेख में ऐसे राज्यों का या राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्य जैसे थे और जो सिंधिया के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, कहाँ से? ईरान से होकर के ही भारत आए थे, ये बात है। और वहां जो अभिलेख मिले उनमें देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो ये जो नदी है वो है परुष्णी नदी। कौन सी नदी? परुष्णी नदी, जिसका वर्तमान में नाम है रावी नदी। तो रावी नदी पर 10 राज्यों का युद्ध हुआ, ये काफी प्रसिद्ध युद्ध रहा। 10 राज्यों का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास, भरत कबीला जो था उसके राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, परु, तरवरसु तथा 5 लघु जनजातियों को समूह शामिल था, जिसके
पुरोहित विश्वामित्र थे। क्लियर है, यह भी सवाल बीपीएससी पूछ सकता है आपसे पुरोहित के बारे में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो बिल्कुल सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है दोस्त, और 9वां मंडल में सभी 114 मंत्र हैं जो सोम को समर्पित है। सोम आर्यों के मुख्य पेय था, यानी सोम रस जो हुआ करता था वो आर्य लोग का मुख्य पेय पदार्थ था, जैसे आजकल शराब होता है, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद से के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति, यानी कि जो 4 थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, इन वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जबकि 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसमें 114 मंत्र थे और सोम क्या है तो आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल देखिए पूर्णतः किसको समर्पित है भैया? तो सोम और उससे पेय नामकृत देवता से। देखिए ये क्वेश्चन तुरंत रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन के टोन को चेंज करके बीपीएससी का पूछने का एक पुराना आदत है। अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं और प्रीवियस ईयर से रूबरू होते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भैया? गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, जिसके रचनाकार हैं विश्वामित्र शाह। ठीक है, ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये सवाल पूछा था बीपीएससी ने 39वीं 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अब किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन, जिसके लेखक थे कनाद। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बिहार एसआई में भी पूछा हुआ है। तो देखिए जब कोई आयोग किसी क्वेश्चन को पूछता है ना तो वो एक क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड हो जाता है, तो दूसरे आयोग भी उसे कंसीडर करता है। अब बहुत आयोग तो ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे तीसरे आयोग का ही सवाल पूछा हुआ आपको पूछ देंगे। जैसे बीपीएससी अक्सर क्या करती है, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड, यहाँ वहाँ से कुछ सवाल ले लेता है। बिहार दरोगा क्या करता है, बीपीएससी के कुछ पूछे हुए सवाल ले लेता है, जैसे यही सवाल ले लीजिए। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अब देखिए अणु परमाणु के बारे में हमारे जब दुनिया पूरी सोई हुई थी तब हमारे देश के विद्वान महर्षि कनाद ने बता दी, लेकिन हम लोग इसको कंसिडर नहीं किए। वो कहते हैं ना कि अब घर का मुर्गी दाल बराबर, लेकिन वही इंग्लैंड का जो विद्वान था जॉन डाल्टन, उसने परमाणु का सिद्धांत दिया। हम लोग खूब पढ़ते हैं, रदरफोर्ड, चैडविक, ये सब खूब पढ़ते हैं, लेकिन अपने वाले को नहीं पढ़ते। यही सब हमारी गलती है। अपनी संस्कृति, सभ्यता और कल्चर को छोड़कर हम दूसरों का अपनाते हैं। अपने पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी व्यवस्था को मजबूत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कई बार देखिए क्वेश्चन कितना पावरफुल है कि हर बार रिपीट हुआ है बहुत सारा बार कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इन्हीं से पूछकर उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 दिया हुआ, यह बात सही है। आपके भी कुछ बुक्स में होंगे। इसी आधार पर अन्य किताबों में भी ये जन्म तिथि में पुस्तकों में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन क्लियरली न्यू एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 599 ईसा पूर्व एकदम करेक्ट दिया हुआ है, तो इसी को कंसीडर हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो जैन धर्म से संबंधित है हमारे महावीर साहब। तो महावीर साहब की जो मृत्यु हुई है वो किस नगर में हुई है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। तो वो ये कहाँ हुई है बताइए आप? पावापुरी, राजगीर, राजगीर के पावापुरी में हुआ है। तो राजगीर नहीं बोलेंगे, राजगीर भी देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन को फंसाने के लिए आपको राजगीर भी दे दिया है, लेकिन पावापुरी में एग्जैक्ट हुआ है। तो पावापुरी जब दिया हुआ है तो आप वो पावापुरी को ही कंसीडर करेंगे। थोड़ी डिटेल्स देखिएगा दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था या कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जब जो बजिज संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर, तो राजगिरी के ही पास में है पावापुरी, उन्होंने शरीर को त्याग दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 19वां प्रश्न। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका ही दामाद था जिसका नाम था जमाली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, तो प्रीवियस ईयर सब में हेल्प करता है।
भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी यानी कि शिष्य बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और डिटेल्स नीचे छूट रहा है दोस्त, उसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था जमाली ने बाद में महावीर का विरोध भी किया और बहुरतवाद नाम एक संप्रदाय की शुरुआत करी। 11 अन्य प्रधान शिष्यों, जिन्होंने गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार थे। तो जमाली पहला था, उसके बाद अन्य भी कई शिष्य थे उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न लेते हैं और एपिसोड 1 का ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्वा, ये देखिए 12 अंग, 12 उपंग और 14 पूर्वा, उप पूर्वा नहीं 14 पूर्वा, ये सारे के सारे जैन धर्म के ग्रंथ हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पूर्वकालिक कौन सा है, तो 14 पूर्वा इज द करेक्ट आंसर है। 14 पूर्वा प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुवत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वा के विषय में जानने वाले व्यक्ति अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो 14 पूर्वा सबसे। ये 20 प्रश्न थे पहले एपिसोड का। धीरे धीरे 3-4 एपिसोड में मैंने पूरा हिस्ट्री कवर कर दूंगा आपको, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप 70वां बीपीएससी के काफ़ी रीजनल स्टूडेंट हैं, काफ़ी टारगेट किए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपके यूँ समझ लीजिए कि गागर में सागर भरने के बराबर है और इसे आप जरूर देखिए। पहला सीरीज हमारा यहीं खत्म होता है, पहला एपिसोड, और इस सीरीज के अगले एपिसोड, सारे एपिसोड इस चैनल पे उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, इसके लिए आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।